प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा कुनमिंग डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है? ए चीन, बी जापान, सी साउथ कोरिया, डी यूएसए। साथियों, इसका सही जवाब है ए चीन। चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को कुनमिंग घोषणा का शून्य मसौदा प्रस्तुत किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस घोषणा में पारिस्थितिक सभ्यता की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा शामिल है। दस्तावेज में पक्षों में से निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और मानवता सभ्यता की सुरक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानने का भी आह्वान किया गया है। COP15 जैव विविधता वार्ता अक्टूबर 2021 में होने वाली है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है BH सीरीज अर्थात भारत सीरीज जो हाल ही में चर्चा में रही किस क्षेत्र से संबंधित है? ए टेक्सटाइल्स, बी ऑटोमोबाइल, सी वित्तीय समावेशन, डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। साथियों, इसका सही जवाब है बी ऑटोमोबाइल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत श्रृंखला नामक नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जाता है तो इस भारत पंजीकरण अर्थात BH पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को नए पंजीकरण चिन्ह प्राप्त करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। हाल ही में किस देश ने फैसला सुनाया है कि 996 की ओवर टाइम प्रथा अवैध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी साउथ कोरिया। साथियों, इसका सही जवाब है ए चीन। या चीन से संबंधित जो भी प्रश्न रहते हैं या मानव के हनन की, जहाँ तक उनके अधिकारों की हनन की बात है, तो चाइना में बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है। ये अब तक इसके तहत लोगों को 12 घंटा काम करना पड़ता था, सुबह 9 से रात में 9 बजे तक। तो इस पर यह निर्णय है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चीन के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि 996 का ओवर टाइम अभ्यास सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम अवैध है। कई चीनी प्रौद्योगिकी फार्मों के बीच इस नीति को एक सामान्य अभ्यास माना जाता है। चीन के शीर्ष अदालत और मानव संसाधन व सामाजिक मंत्रालय ने ओवर टाइम काम के रूप में गठित दिशा निर्देशों और उदाहरणों को प्रकाशित किया है। चीन ने हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के लिए एकाधिकारवादी व्यवहार को लक्षित करते हुए प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नियामक कार्रवाई की घोषणा की। अगला प्रश्न है ब्रिक्स राष्ट्रों ने हाल ही में किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? ध्यान रखना, कार्बन सीमा कर। ए नाटो, बी EU, सी G20, डी ओपेक। साथियों, इसका सही जवाब है बी EU। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित है। ब्रिक्स राष्ट्रों अर्थात ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। साथियों, ध्यान रखना, ब्रिक्स। इसी क्रम में सम्मेलन भी होता है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने हाल ही में कार्बन सघन वस्तुओं के आयात पर सीमा कर लगाने का निर्णय लिया, जिसे 2026 से लागू किया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, 2026 से लागू किया जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, या फिर मेंस में अगर आप इस पॉइंट को कोट करते हैं तो आपका आंसर रिच माना जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। UPPCS RO में या तथा ARO में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत उसमें पूछा गया था इस सन को यूपी किस नाम के वर्ष से मना रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। साथियों, इसका सही जवाब है ए 2023।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान को लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। इस अभियान का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा चुका है और न्यूज में है तो फिर पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रही दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी, डी ब्यास। साथियों इसका सही जवाब है बी चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में दुलहस्ती पावर स्टेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर अवस्थित 390 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये शब्द याद रखना। रन ऑफ द रिवर अर्थ होता है जल विद्युत परियोजना से तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिसमें नदियों के जल प्रवाह में बिना बाधा डाले जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अर्थात अगर पानी बह रहा है तो उसे बहने दिया जाता है, लेकिन विद्युत उत्पादन साइड में डैम बनाकर किया जाता है, पानी को रोका नहीं जाता है। यह पावर स्टेशन संघ राज क्षेत्र, अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन से संघ राज क्षेत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की शूटिंग इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ए अवनी लेखरा, बी भाविना बेन पटेल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए अवनी लेखरा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न, ए जेवलिंग थ्रो, बी भाला फेंक, सी टेबल टेनिस, डी डिस्कस थ्रो। साथियों इसका सही जवाब है ए जेवलिंग थ्रो में। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की शूटिंग इवेंट में निशानेबाजी में भारत के अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिंग थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड के साथ भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। पहला कौन दिलाया था? अवनी लेखरा ने। महत्वपूर्ण है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से भाविना बेन पटेल ने महिला एकल टेबल टेनिस वर्ग में रजत पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में यह भारत का अब तक का 7वां पदक है। अब तक भारत 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत, 1 कांस्य पदक जीत चुका है। ध्यान रखना ये पॉइंट। इससे पूर्व सुमित अंतिल एक सक्षम पहलवान थे। ध्यान रखना, सुमित अंतिल के बारे में बताया जा रहा है, हरियाणा के हैं, लेकिन 2015 में एक दुर्घटना में उन्होंने घुटने के नीचे बायां पैर खो दिया। इससे पहले देवेन झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों के स्टैंडिंग जेवलिंग थ्रो F46 प्रतिस्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है बी 30 अगस्त को। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। देश के विकास में लघु उद्योगों के योगदान को दर्शाने के लिए साल 2000 से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। भारत में 6.3 करोड़ से अधिक MSME हैं। निर्यात के संदर्भ में इस क्षेत्र में अर्थात लघु उद्योग क्षेत्र से शामिल मदों जैसे कपड़ा, चमड़े, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण आदि में 45% के समग्र योगदान के साथ उच्च संभावनाएं निहित हैं। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषताएं हैं? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, 3 क्रेडिट गारंटी फंड,
4 असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 1 2 3, सी केवल 2 3, डी 1 2 3 और 4। साथियों इसका सही जवाब है डी 1 2 3 4। कई बार मैं बोल चुका हूँ, इस तरह से जब भी प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे जो कंसेप्ट रहते हैं लगभग सारे सही रहते हैं। अगर प्रश्न नहीं आ रहा तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं, लेकिन रिस्क तभी लेना जब लगे कि हाँ करना ही है और नहीं आ रहा है, अन्यथा नहीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन की योजना है। योजना में हाल ही में सफलतापूर्वक 7 साल पूरे किए, जिसके कारण यह चर्चा में है। पीएम जन धन योजना के तहत अब तक 43.04 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है कितने करोड़ हैं, डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में। यह योजना निम्नलिखित 6 स्तंभों, ध्यान रखना 6 स्तंभों के आधार के साथ शुरू हुई थी। बैंकिंग सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच इसका उद्देश्य है, मतलब सब लोगों को बैंक तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुनाव आयोग से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहता है। एक, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। नंबर 2, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त में से सभी। पहला भी सही है, दूसरा तीसरा भी। चुनाव आयोग की 2 दिवसीय व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम परामर्श कार्यशाला का आज समापन हुआ, जिसके कारण यह चर्चा में है। अर्थात 30 तारीख को भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना सितंबर 2020 में विदेश मंत्री के माले यात्रा के दौरान बनाई गई थी। नंबर 2, यह बुनियादी ढांचा परियोजना मालदीव में भारत द्वारा अब तक की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। उपयुक्त से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, सही नहीं गलत है। एग्जाम में भी ऐसे आता है, नहीं है गलत, सब आप लोग सचेत हो जाएं। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों, अर्थात दोनों कथन गलत है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने $500 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जिसके कारण यह चर्चा में है। मालदीव सरकार ने आधिकारिक तौर पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मुंबई स्थित कंपनी AFCONS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह बुनियादी ढांचा परियोजना मालदीव में भारत द्वारा अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। कल का प्रश्न था साथियों, कई लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। महिला उद्यम मंच किस संस्था की पहल है? इसका सही जवाब है बी नीति आयोग। नीति आयोग जो भी योजनाएं शुरू करता है, जो भी पहल शुरू करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम के लिए। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला शब्द आते ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। कई बार इस तरह से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।